हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल गुरु एच एल सैनी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंतर्गत हम एस सी आर के बारे में चर्चा कर रहे थे और एस सी आर के लगभग हर प्रकार की चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, लेकिन हम एक लास्ट टॉपिक में छोटी सी पार्ट रह गया था, वो जल्दीबाजी में हमने ध्यान नहीं दिया। वो था हमारे एस सी आर का एप्लीकेशन। भाई, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन ज़रूरी है कि नहीं है, इसलिए एस सी आर का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो जो दो तीन बातें हैं उनको भी लिखो कि एस सी आर के अनुप्रयोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? एप्लीकेशन ऑफ एस सी आर। और एप्लीकेशन का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि कहाँ काम में लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ एस सी आर के अनुप्रयोग एस सी आर को काम में कहाँ लेते हैं। तो दोस्तों, एस सी आर बहुत जगह उपयोग में आता है, जैसे कि नियंत्रक दृष्टकारी में। नियंत्रक दृष्टकारी का मतलब कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था कि डायोड से जो रेक्टिफायर बनते हैं वो कैसे होते हैं? अनकंट्रोल्ड होते हैं। और जो हम एस सी आर से रेक्टिफायर बनाते हैं वो कैसे होते हैं? कंट्रोल्ड होते हैं। अर्थात कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बनाने के लिए एस सी आर काम में लेते हैं, जबकि अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर बनाने के लिए डायोड काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि डायोड एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। उसके अलावा डीसी टू डीसी तथा एसी टू एसी कन्वर्टर में भी किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? एस सी आर का। तो डीसी टू डीसी कन्वर्ट करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? चॉपर। तो चॉपर में भी क्या काम में आता है? एस सी आर काम में आता है। और एसी टू एसी कन्वर्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साइक्लो कन्वर्टर और एक होता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो उनमें भी क्या काम में आता है? एस सी आर काम में आता है। इसके अलावा एसी मशीन कंट्रोल और डीसी मशीन कंट्रोल में तो मैं यूँ कह सकता हूँ क्या? एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव में। क्यों? मैंने कल भी आपको शब्द बोला था पिछले लेक्चर में कि जब किसी मशीन के साथ में, किसी मोटर के साथ में हम क्या लगा देते हैं? कोई कंट्रोल मैकेनिज्म लगा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइव। अर्थात जब डीसी मोटर प्लस कंट्रोल एक्शन होगा तो डीसी ड्राइव, और एसी मोटर प्लस कंट्रोल होगा तो वो क्या कहलाएगा? एसी ड्राइव कहलाता है। इसके अलावा ताप नियंत्रण में और भी सारे उपयोग हैं, जैसे कि रिले में, आदि में किसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों? एस सी आर का। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो एस सी आर है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत अच्छे लेवल पर एस सी आर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो पहली युक्ति थी हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, वो थी कौन सी? एस सी आर ही था। ठीक है ना? इसको बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं? तो सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं, ना कि जर्मेनियम को। तो खुद ने भी बोला है कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। ओके, हाँ। तो अब देखो, इससे आगे वाले की हम चर्चा कर लेते हैं और आगे वाले की चर्चा कर लेते हैं। तो आगे वाले चर्चा में हम बात करेंगे एक नई युक्ति के बारे में। तो हमने कल इसके बारे में जो पढ़ी थी उन बातों को एक बार याद दिला देता हूँ कि एस सी आर एक पीएन युक्ति है, जिसमें 4 परत, 3 संधि, 3 अवच्छय परत, 3 टर्मिनल होते हैं, जिन्हें एनोड, कैथोड तथा गेट कहते हैं। एनोड तथा कैथोड क्या होते हैं? मुख्य टर्मिनल, तथा गेट नियंत्रक टर्मिनल होता है। यह एक चार्ज या करंट कंट्रोल डिवाइस है। यह एक डीसी स्विच है। इसे हम एक अर्ध नियंत्रित युक्ति भी कहते हैं, और इसे ऑन करने के लिए हम जो पल्स गेट पर देते हैं उसे हम ट्रिगरिंग या फिर ये क्या कहते हैं? फायरिंग कहते हैं। ऑन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि उच्च वोल्टेज मेथड, dV/dt ट्रिगरिंग, और उसके अलावा गेट ट्रिगरिंग, लाइट ट्रिगरिंग। इसलिए हम सबसे ज़्यादा अच्छी प्रेफर कौन सी करते हैं? तो गेट ट्रिगरिंग काम में लेते हैं।
ठीक है, अर्थात SCR को ऑन करने पर गेट पर जो पल्स प्रदान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, गेट ट्रिगरिंग कहते हैं। तो अब SCR के बाद में नई हमारे पास में जो युक्ति है, वो नई युक्ति कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो नई युक्ति है ट्रायक। नई युक्ति का नाम क्या है दोस्तों, ट्रायक। तुम हिंदी में भी इसको ट्रायक ही बोलोगे और अंग्रेजी में भी ट्रायक ही बोलोगे। कई बार लोग पूछते हैं कि ये ट्रायक की पूर्ण फॉर्म होती क्या है। वैसे तो कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि ट्रायोड फॉर AC। क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रायोड फॉर AC। ट्रायोड फॉर AC। तो इससे क्या पता लग रहा है कि यह एक 3 टर्मिनल वाला AC स्विच है। बोलो हाँ या ना। अर्थात ये एज ए AC स्विच की तरह व्यवहार करता है, अर्थात 3 टर्मिनल वाला एज ए AC स्विच है। और AC स्विच का मतलब क्या हुआ कि यह चारों मोडों में काम करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉक और रिवर्स कंडक्शन। मतलब पहले अग्रबायस में कुछ ब्लॉक करेगा, जैसे ही ब्रेक और वोल्टेज पे पहुंचेगा टूटेगा, फिर कंडक्शन होगा। फिर रिवर्स में ब्लॉक करेगा, मतलब अग्रबायस में पहले धारा को ब्लॉक करेगा, फिर प्रवाहित होने देगा। मतलब अग्रबायस में ब्लॉक और अग्रबायस में चालन, 2 मोड हो गए। पश्च बायस में पहले ब्लॉक करेगा और पश्च बायस में चालन होगा। पक्की बात है। तो ट्रायोड फॉर AC कहने का मतलब, ट्रायक एक AC स्विच है, कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे ये चारों जो मोड है उन चारों मोडों को सेटिस्फाई करता है। और जो भी युक्ति चारों मोडों को सेटिस्फाई करती है वो है जी AC स्विच होता है। अब बात करते हैं कि ये सर ट्रायक बनता क्या है। तो दोस्तों 2 SCR को, ये अभी असिस्टेंट इंजीनियर राजस्थान में AN का पेपर हुआ है, उसमें पूछा था ये क्वेश्चन कि ट्रायक क्या है। तो दोस्तों 2 SCR विपरीत समांतर में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो एक SCR तो ये हो गया, इसको किधर भी बना लो, आपकी इच्छा हो तो इसको इस तरफ बना दो। चलो ये एक SCR हो गया। तो 2 SCR को किस में जोड़ते हैं, विपरीत समांतर में जोड़ते हैं। तो दूसरा SCR क्या हो गया, कोई सी तरफ ले लो, ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को ये एक साथ कर दिया, इनको एक साथ कर दिया, और ये दोनों का जो गेट है उसको क्या कर देते हैं हम, कॉमन कर देते हैं, और उसको एक अलग से सप्लाई हम देते हैं। तो इस टर्मिनल को कहते हैं हम MT1। सर ये MT का मतलब क्या है, MT का मतलब होता है मुख्य टर्मिनल पहला, और ये होता है मुख्य टर्मिनल दूसरा, और दोनों के जो गेट है उसको एक साथ कॉमन सप्लाई प्रदान करते हैं। इसलिए इसका जो प्रतीक बनता है वो आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो कुछ इस प्रकार का बनता है, हाँ या ना, कुछ ऐसा ही बनता है। और एक तरफ क्या लगा देते हैं हम, ये गेट वाला। तो MT1 MT2। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें 2 मुख्य टर्मिनल होते हैं जिन्हें हम MT1 तथा MT2 कहते हैं, और एक क्या होता है, दोनों का कॉमन गेट होता है। तो ट्रायक बनता कैसे है, तो जब 2 SCR अर्थात 2 सिनिकल कंट्रोल रेक्टिफायर को समांतर में तो जोड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत, अर्थात एक दूसरे के विपरीत समांतर में जोड़ दिया जाए। मतलब कि दोनों के जो टर्मिनल इस तरफ, इसका यदि एनोड है तो ये कैथोड, और यहाँ होगा कैथोड और ये होगा एनोड। बात समझ में आ रही है कि या नहीं आ रही है। तो जब ये अग्र बायस में होगा तो ये कौन सी बायस में होगा, पश्च बायस में, और जब ये पश्च बायस में होगा तो ये अग्र बायस में। कहने का मतलब अगर मैं इसका ग्राफ भी खींच करके देखूंगा, किस किस के बीच में, एनोड की धारा IA के बीच में, और एनोड से कैथोड के वोल्टेज के बीच में। तो जब तक मैं गेट पर पल्स नहीं दूंगा तब तक क्या SCR ऑन होगा, क्या नहीं होगा। और जैसे ये ऑन होगा तो अचानक से धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। वैसे ही पश्चिम बायस में ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। लेकिन अगर ये जब पश्चिम बायस में होगा तो ये किस में आएगा, अग्र बायस में। और जैसे ही रिवर्स बायस में भी हम गेट पल्स देंगे तो रिवर्स बायस में भी क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा।
मतलब अग्रभाष में ब्लॉक कर रहा है, अग्रभाष में चालन, पश्चभाष में ब्लॉक कर रहा है, पश्चभाष में चालन। तो कहने का मतलब ये अग्रभाष में भी काम कर रहा है और पश्चभाष में भी काम कर रहा है, इसलिए ट्रायक को हम क्या कहते हैं, एसी स्विच कहते हैं। और दोस्तों ट्रायक ही एक ऐसी युक्ति है जिसमें कितनी लेयर होती हैं, 5 परत होती है। हालांकि एक टाइम पर आती 4 काम में है, लेकिन टोटल परत कितनी होती है, 5 होती हैं। तो काम में तो वही पीएन 4 ही आएंगी एक बार में, लेकिन होती टोटल कितनी है, 5। ऐसा होता है पीएन और पी, ये होती है इसमें 5 परत। तो अगर 5 परत होंगी तो कितनी संधि होंगी, 4 बनेंगी कि नहीं बनेंगी। तो दोस्तों अगर एग्जाम में कभी पूछ बैठे कि ट्रायक में कितनी परत होती है, तो 5 परत होती है। और 5 परत यदि हैं तो एक समय में वर्क कितनी करती है, 4 करती है। लेकिन एग्जाम में ऐसा पूछेगा नहीं एक समय पे कितनी वर्क करती हो, तो डायरेक्ट पूछेगा कि कितनी लेयर होती है। तो जवाब कितना लगाना है, 5 लेयर होती है। फटाफट से आप ये डायग्राम उतार दीजिए और इनका ये प्रतीक उतार दीजिए। ये इसका VI विशेषता वक्र है। सारी बातें मैं लिखाऊंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज है और ये रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज है, ठीक है। ये अग्रभाष में जब यहाँ पर जितनी वोल्ट तक पहुँचते ही क्या हो जाएगा, जंक्शन टूट जाएगा। मेन चीज होती है ये प्रतीक वाली चीज, ठीक है ना। तो ये ट्रायक का क्या है, प्रतीक है, सिंबल ऑफ ट्रायक। ओके, फटाफट से उतारिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम बिना समय खराब किए हुए, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, सभी लोगों ने उतार लिया होगा ये वाली चीज़ें कि ये हमारा MT1 MT2 दो मुख्य टर्मिनल है और ये हो गया। तो अब आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए कि यह एक 5 परत, अब 5 परत में क्या लिख सकते हो, PN एक 5 परत वाली युक्ति है। ट्रायक क्या है, ट्रायोड फॉर AC, वो बात तो आप लोगों ने लिख ली होगी, लिखो। यह स्विच के चारों मोड में कार्य करता है, इसलिए ट्रायक एक AC स्विच है। कौन सा स्विच है, AC स्विच। सर चारों मोड कौन कौन से हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉक और रिवर्स कंडक्शन। तो हमारा स्विच 4 मोड में काम करेगा। तो जो चारों मोडों को फुलफिल करता है वही कैसा स्विच कहलाता है, AC स्विच। अन्यथा वो कैसा स्विच कहलाएगा, DC स्विच। पक्की बात। चलो अगली लाइन से लिखिए, लिखो ट्रायक में 2 SCR विपरीत समांतर में लगे हुए होते हैं, विपरीत समांतर में लगे हुए होते हैं तथा दोनों SCR को एक कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, एक कॉमन गेट के द्वारा
एक कॉमन गेट के द्वारा सप्लाई प्रदान की जाती है। तो गेट पर पल्स इसको कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसको गेट पर जो पल्स प्रदान की जाती है वो डायक की सहायता से प्रदान की जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रायक के फायरिंग परिपथ में, भाई ऑन करना या फायर करना सही है कि नहीं है? तो ट्रायक के फायरिंग परिपथ में डायक काम में लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि सर इसका अनुप्रयोग क्या है। तो दोस्तों इसका उपयोग हम पावर कंट्रोल्ड के लिए कहाँ पर कर सकते हैं? पावर कंट्रोलिंग के लिए लो और मीडियम पावर के लिए कर सकते हैं, लेकिन उन लोडों के लिए नहीं कर सकते हैं जहाँ पर हाई इंडक्टिव लोड हो, जैसे कि किसी प्लांट में हमारे पास में उच्च कैपेसिटी क्या लगी हुई हो, इंडक्शन मोटर। क्योंकि इंडक्शन मोटर का लोड कैसा होता है? इंडक्टिव नेचर का ही होता है कि नहीं होता है? तो लार्ज इंडक्टिव लोड के लिए हम किसको काम में नहीं लेते हैं? ट्रायक को काम में नहीं लेते हैं। तो इस बात को स्पेशल लिखो, क्योंकि ये 2 बार जेईएन में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हाई इंडक्टिव लोड के लिए किसको काम में नहीं लेते हैं? तो ट्रायक को काम में नहीं लेते हैं। लिखो इस बात को। हाई इंडक्टिव लोड, हाई इंडक्टिव लोड का मतलब जिनका प्रेरकत्व क्या होता हो? उच्च। हाई इंडक्टिव लोड के लिए ट्रायक काम में नहीं लेते हैं। हाई इंडक्टिव लोड के लिए ट्रायक काम में नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं तो कहाँ लेते हैं? तो सर लो और मीडियम पावर के कंट्रोल के लिए हम क्या काम में लेते हैं? ट्रायक। लिखो तो लो तथा मीडियम। भाई इतनी सी इंग्लिश तो शायद सभी को आती है, कोई भी अनजान नहीं है। लो मीडियम हाई लिखना तो सबको आता है। तो लो तथा मीडियम पावर के नियंत्रण के लिए ट्रायक काम में लेते हैं। लो तथा मीडियम पावर के नियंत्रण के लिए ट्रायक काम में लेते हैं। क्या कहीं और भी ऐसी जगह है जहाँ पर हम ट्रायक का काम में लेते हैं? तो दोस्तों ट्रायक का उपयोग हम एसी फैन जो रेगुलेटर है हमारा, फैन के रेगुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी इसको काम में लेते हैं। तो लिखो दोनों बातों को और लिखो। ट्रायक का उपयोग तापमान नियंत्रण, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल। ट्रायक का उपयोग तापमान नियंत्रण, फैन रेगुलेटर आदि में किया जाता है। ट्रायक का उपयोग तापमान नियंत्रण, फैन रेगुलेटर आदि में किया जाता है। तो दोस्तों हमने क्या बोला कि ट्रायक कैसा स्विच है? एक एसी स्विच है, ठीक है। इसमें 5 परत होती हैं और 2 SCR एक दूसरे के कौन से क्रम में जुड़े हुए होते हैं? विपरीत समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें एक कॉमन गेट टर्मिनल होता है
और 2 मुख्य टर्मिनल होते हैं। और ट्रायक के फायरिंग परिपथ में क्या काम में लेते हैं? डायक काम में लेते हैं। इसका उपयोग लो और मीडियम पावर के कंट्रोल में किया जाता है, लेकिन हाई इंडक्टिव लोड के लिए ट्रायक को काम में नहीं लेते हैं। फैन को कंट्रोल करने के लिए फैन रेगुलेटर में अर्थात और तापमान कंट्रोलर में किसका उपयोग किया जाता है? ट्रायक को काम में लेते हैं। तो मेन कहाँ पर काम में आता है और इसका प्रतीक कैसा होता है, ये एग्जाम में पूछता है। तो ये 2 चीज हो गई है। तो यह एक नियंत्रित युक्ति है कि अनियंत्रित युक्ति है? तो ये कंट्रोल्ड डिवाइस है कि नहीं है? कोई पूछे तो ये कैसा है? कंट्रोल्ड है कि नहीं है? क्योंकि गेट पे इसका क्या लगा हुआ है? सिग्नल। जब तक गेट पे सिग्नल नहीं देंगे ट्रायक ऑन नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब ट्रायक दोनों दिशाओं में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ या ना? अग्र बायस में भी और पश्चिम बायस में भी। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल स्विच कहते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब द्विदिशीय। मैंने पहले आपको कभी पढ़ाया होगा कि जो अवयव रेखीय होते हैं वो कैसे होते हैं? बाई डायरेक्शनल। लेकिन बाई डायरेक्शनल रेखीय हो ये जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों दिशाओं में प्रवाह हो रहा है, लेकिन ये रेखीय है क्या? तो जवाब आएगा नहीं है। क्या सीधी रेखा में नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो वो बोलते हैं ना कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत हो ये जरूरी नहीं है। तो वो वाली बात है कि सभी रेखीय होंगे, वो कैसे होंगे? द्विदिशीय होंगे, लेकिन सभी द्विदिशीय रेखीय हो ये जरूरी नहीं है। तो इस बात को भी लिखो कि ट्रायक एक बाई डायरेक्शनल युक्ति है। ये एक आध बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ट्रायक एक बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल तो इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में द्विदिशीय। बाई डायरेक्शनल को अंग्रेजी में दूसरा नाम क्या कहते हैं? बाई लैटरल। एक ही बात होती है। तो ट्रायक एक बाई डायरेक्शनल, हिंदी में बोले तो द्विदिशीय। युक्ति कह दो, वैसे स्विच भी बोल सकते हो कि नहीं बोलते हो कि दोनों दिशाओं में काम करने वाला क्या है? स्विच है। किसी को युक्ति लिखना पसंद है तो युक्ति भी लिख सकते हो, लेकिन युक्ति को काम में किसके रूप में लेते हैं हम? स्विच के रूप में ही काम में लेते हैं। कल ही पढ़ाया डिटेल में। हाँ जी। अरे जो भी हमारे पास में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्ति है, सबको एज ए स्विच ही काम में लेते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। वो चाहे ट्रायक हो, चाहे डायक हो, चाहे एससीआर हो। कल ही मैंने सबकी डिटेल दी थी कि मैंने चाहे कोई भी हो, चाहे पावर ट्रांजिस्टर हो, चाहे पावर डायोड हो, सभी को हम स्विच के रूप में काम में लेते हैं। युक्ति का तो कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी युक्ति किसके रूप में काम में ली जाती है? स्विच के रूप में। गॉट इट? चलो, तो ये बात कहानी किसकी पूरी हुई? ट्रायक की। अब छोटी सी कहानी किसकी है बेचारे? डायक की। किसकी? डायक। सर नाम ही उठपटांग से नजर आ रहे हैं, पता नहीं आपको सूझता क्या है सुबह सुबह उठते ही? तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो डायक का मतलब डायोड फॉर एसी। पूर्ण फॉर्म क्या है? डायोड फॉर एसी। और ट्रायक में क्या था? ट्रायोड फॉर एसी। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये भी कैसा स्विच है? एक एसी स्विच। मतलब ये भी दोनों दिशाओं में काम करेगा, अर्थात अग्र बायस में भी और पश्चिम बायस में भी, दोनों में वर्क करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों? तो ये खुद ही कह रहा है कि यहाँ पर है क्या? डायोड। कहने का मतलब जो डायक होता है इसमें 2 एससीआर की या 2 डायोड, तो जवाब आएगा 2 डायोड। एक दूसरे के क्या लगे हुए होते हैं? विपरीत समांतर में लगे हुए होते हैं। लेकिन वहां पर क्या लगे हुए होते हैं? 2 एससीआर विपरीत समांतर में होते हैं। वहां एक गेट टर्मिनल होता है। कहने का क्या मतलब हुआ सीधा कि यहाँ किसी प्रकार का कोई कंट्रोलिंग नहीं होती है। एक तरीके से ये एक अनकंट्रोल्ड है कि जब हम स्विच अप्लाई करेंगे, को स्विच को सप्लाई देंगे, तो जैसे ही उसका कट इन वोल्टेज पहुंचेगा जहाँ तक तो रोकेगा, और जैसे ही उससे ज़्यादा वोल्टेज, जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रांजिस्टर को या डायोड को 0.7 वोल्ट मिला, जब तक तो कम मिला तो जब तक तो ऑफ रहेगा, और उससे ज़्यादा मिलते ही वो क्या हो जाएगा? ऑन। तो सेम स्थिति इसकी है कि जो हमारा डायक होता है
ये डायक एज ए एसी स्विच ही है, लेकिन ये कैसा है, अनकंट्रोल्ड है, यहाँ कंट्रोलिंग नहीं है। तो यहाँ केवल कितने टर्मिनल होते हैं, 2 ही टर्मिनल होते हैं। उनको तुम MT1 MT2 नाम दे दो, या 1 और 2 नाम दे दो, या एनोड और कैथोड नाम दे दो, एक ही बात है। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये मांजरा कुछ ऐसा है। तो ये 2 टर्मिनल हो गई। आदतन लोग इसे 1 और 2 नाम देते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ बुक वाले इसे MT1 और MT2 भी नाम देते हैं, कुछ बुक वाले इसको एनोड और इसको क्या कह देते हैं, कैथोड। बाकी 1 और 2 ज़्यादा यूनिवर्सल वर्ड है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डायक में क्या होते हैं, तो 2 डायोड विपरीत समांतर में लगे हुए होते हैं। यह एक अनियंत्रित युक्ति है, लेकिन स्विच कैसा है, एसी स्विच है। ये संपूर्ण सप्लाई के कौन से चक्रों में, दोनों चक्रों में काम करता है। देखो क्या हुआ, अगर मैं इसका VI विशेषता वक्र बनाऊंगा तो ये धारा हो गई, तो शुरुआत में ब्लॉक करेगा, जैसे ही टूटेगा उसके बाद में क्या प्रवाहित होगी, धारा। रिवर्स में भी क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा, और जैसे ही टूटेगा तो क्या प्रवाहित होगी, धारा। लेकिन वहाँ टूटेगा कब, ये हम खुद डिसाइड करते थे। जब हम गेट पे पल्स देंगे तभी वो कंडक्शन में आता था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई गेट पे व्यवस्था देने की नहीं है। तो यहाँ सिर्फ कितने वो होते हैं, हमारे पास में 2 ही टर्मिनल होते हैं, लेकिन परत कितनी होती है, 4 परत। कितनी परत होती है मेरे दोस्तों, 4 परत होती है। तो तुमने डायक डाला होगा तो इसमें आगे पूर्ण फॉर्म लिखी होगी, डायोड फॉर एसी, और उसके बाद में ये प्रतीक बना दो। और ये इसका क्या हो गया, VI विशेषता वक्र। क्या हो गया मेरे दोस्तों, VI विशेषता वक्र। और ये हो गया डायक का प्रतीक। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, ज़्यादा समय ना खराब करें। विशेषता डायोड की तरह भी कर सकता है इसमें? नहीं, क्योंकि 2 विपरीत हो गए ना, पहले ब्लॉक करेगा उसके बाद में कंडक्शन होगा। भाई पहले जब तक ये ब्लॉक करेगा ही नहीं तो इसका मतलब सीधा ही चालन हो जाएगा, तो सीधी रेखा आ जाएगी। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये ऐसा आ सकता था क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सभी लोगों ने बना लिया होगा आई थिंक, तो मिटा दिया जाए। अब जो बातें थी उन बातों को लिख ले हम, तो लिखिए, तो दोस्तों डायक में 2 डायोड एक दूसरे के विपरीत समांतर में लगे हुए होते हैं। डायक में 2 डायोड एक दूसरे के विपरीत समांतर में लगे हुए होते हैं। यहाँ पर कितने टर्मिनल होते हैं, तो लिख लो, डायक में 2 टर्मिनल तथा 4 परत होती है। डायक में 2 टर्मिनल तथा 4 परत होती है। डायक में नियंत्रक टर्मिनल नहीं होता है। क्या नहीं होता है मेरे दोस्तों, नियंत्रक टर्मिनल नहीं होता है। डायक में क्या नहीं होता है, कंट्रोल्ड टर्मिनल नहीं होता है। यह भी हमारे क्या करता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉक और रिवर्स कंडक्शन। तो एज ए भी क्या एक एसी स्विच है। तो लिख लो कि डायक एक अनियंत्रित एसी स्विच है।
हाँ या ना? ठीक है। अब बात क्या करते हैं कि डायक का उपयोग कहाँ करते हैं। तो मैंने पहले भी लिखा दिया था कि ट्रायक के फायरिंग परिपथ में किसका उपयोग किया जाता है? डायक का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग कभी तुम लोगों ने हमारे वाहन देखे हों तो वाहनों में जो ऑटोमोबाइल्स में जो डिफर होता है उस डिफर में किसका उपयोग किया जाता है? डायक का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा कंट्रोलिंग तापमान नियंत्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। लिखो इस बात को, डायक का उपयोग ट्रायक के फायरिंग परिपथ में ऑटोमोबाइल के डिपर परिपथ में। अब ये तो है नहीं कि हम ऑटो में बैठे और मोबाइल काम में ले रहे हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब ये जो संसाधन है ना, उनकी बात कर, जो साधन चलते हैं उनकी, व्हीकल्स की बात कर रहा है। यूँ मत समझ लेना कि ऑटो में बैठ कर के मोबाइल काम में ले रहे हैं। मैं जानता हूँ ITI वाले बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, देखो ऐसा मोबाइल है जो ऑटो में बैठ कर काम में लिया जाता होगा, तो ऐसा कोई मोबाइल नहीं है। ठीक है ना? उसके डिफर परिपथ में किया जाता है। इसके अलावा और भी उपयोग है जिसका टेम्परेचर कंट्रोल में उपयोग किया जाता है। तो सेम चीज़ है, ये 4 परत 2 टर्मिनल वाली युक्ति है। ये एक AC स्विच है, इसमें 2 डायोड एंटी पैरेलल में लगे हुए होते हैं। ये एक अनियंत्रित युक्ति है क्योंकि इसमें नियंत्रक टर्मिनल नहीं होता है। यह एज ए AC स्विच है। पक्की बात है कि नहीं है? हाँ या ना? तो अब बात करते हैं एक अन्य युक्ति जिसके बारे में भी अक्सर एग्जामिनर पूछता है, पता करता है, हमसे जानने की भी कोशिश करता है। तो दोस्तों ये सभी लोगों ने उतार लिया हो तो मैं इसको छाप दूँ, हटा दूँ, मिटा दूँ? चलो, तो अगली युक्ति कौन सी है? GTO। या GTO को जानने से पहले हम एक बार इन दोनों का कंपैरिजन देख लें। इधर देखो एक बार, छोटा सा, एक बार कुछ याद आ जाएगा तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए भी। देखो एक तरफ हम ले लेते हैं क्या? ट्रायक। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अभी पढ़ा है, सिर्फ याद दिला रहा हूँ। और दूसरी तरफ क्या है? डायक। तो देखो दोस्ते, ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पर कितने टर्मिनल है? 3 टर्मिनल होते हैं। और यहाँ कितने टर्मिनल होते हैं दोस्तों? 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या? एक कंट्रोल टर्मिनल उपस्थित होता है। यहाँ पर कौन सा टर्मिनल उपस्थित होता है? कंट्रोल टर्मिनल होता है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल टर्मिनल अनुपस्थित होता है। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कितनी परत होती है? तो यहाँ 5 परत होती है। और यहाँ कितनी परत होती है? 4 परत होती है। यहाँ पर 2 SCR विपरीत समांतर में लगते हैं। 2 SCR विपरीत समांतर में होती है। और यहाँ पर 2 डायोड विपरीत समांतर में होते हैं। और ट्रायक के फायरिंग परिपथ में क्या काम में लेते हैं? डायक को काम में लेते हैं। ठीक है ना? तो ट्रायक के फायरिंग सर्किट या फायरिंग परिपथ में डायक काम में लेते हैं। और डायक का उपयोग कहाँ करते हैं? तो डायक का उपयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? ऑटोमोबाइल के डिफर में। और दूसरा उपयोग कहाँ हो जाता है? ट्रायक के फायरिंग परिपथ में। हाँ या ना? तो और चीज़ यहाँ पर ट्रायक का उपयोग किस में करते हैं हम? फैन रेगुलेटर में करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोलर में भी इसका उपयोग किया जाता है।
यह कौन सा स्विच है? कंट्रोल्ड एसी स्विच है। कैसा स्विच है? कंट्रोल्ड एसी स्विच है। जबकि ये एक अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड एसी स्विच है। इसकी पूर्ण फॉर्म क्या होती है? ट्रायोड फॉर एसी। और इसकी पूर्ण फॉर्म क्या होती है? डायोड फॉर एसी। तो ये मोटा मोटा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको कुछ कुछ बातें याद आ जाएं। जरूरी नहीं है कि तुम इनको लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एज इट इज़ लाइनें मैं अभी आपको लिखा चुका हूँ, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से कई बार ये होता है कि एग्ज़ाम में कुछ भूल रहे होते हैं ना, वो चीज़ें याद आ जाती हैं। क्लियर है सभी को? अब एक युक्ति और बचती है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। बाकी फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जैसे कि यूजेटी की बात करेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में हम करेंगे जब हमें क्या पढ़ेंगे? एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वो जो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको भी आने वाले क्लासों में कवर कर लेंगे। ठीक है? हाँ, वैसे सोच रहा हूँ एक दिन कोई लंबी क्लास लेकर के एक लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कर लेंगे, और एक क्लास में क्या कर लेंगे? हम ऑसिलेटर्स कर लेंगे, और एक क्लास में ओप एम्प के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। और इतना ही है। वैसे तो फिर कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ते जाओ, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। मोटा मोटा काम जो तुम्हारा हो सकता है 90-95% इससे कवर हो जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चनों की जो प्रोबेबिलिटी आने की है यहाँ तक के जोन से ही होती है। चलो डाल लो अगला टॉपिक, जीटीयू। जीटीओ के बारे में बहुत अच्छा और प्यारा शब्द है एग्जाम में पूछने वाला, पूर्ण फॉर्म। ज़्यादा पूछता है जीटीओ और आईजीबीटी के बारे में विश्लेषण कम, और पूर्ण फॉर्म ज़्यादा पूछता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जीटीओ का मतलब होता है गेट टर्न ऑफ। ज़्यादातर बच्चे क्या लगा देते हैं? गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादा वही मिलता है। तो बच्चों को पूरे ऑप्शन को देखते नहीं है, तो गेट टर्न ऑफ ही देखते हैं, आगे जो भी है सब ओके है। लेकिन ये कौन से परिवार का सदस्य है? थायरिस्टर परिवार का सदस्य। तो थायरिस्टर लिखा आएगा पीछे, ना कि ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर नहीं है। तो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर क्या है? ये गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है। क्या है ये? गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है। ठीक है? गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर भी बोलते हैं, और कभी कभार इसे बोल देते हैं इंसुलेटेड गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर भी नाम दिया जाता है। कुल मिला के बात है कि गेट को इंसुलेट किया जाता है। जैसे हम आईजीबीटी में भी लिखते हैं ना, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर परिवार का सदस्य है। और ये कौन से परिवार का सदस्य है? थायरिस्टर परिवार का। तो गड़बड़ मत कर देना। आईजीबीटी में टी का मतलब थायरिस्टर है, और यहाँ जीटीओ में लास्ट में टी का मतलब किससे है? थायरिस्टर से। वहाँ ट्रांजिस्टर है, सॉरी। आईजीबीटी में क्या है? ट्रांजिस्टर, और जीटीओ में क्या है? थायरिस्टर। क्योंकि ये कल भी मैंने लिखाया था कि थायरिस्टर परिवार के सदस्य, तो उसमें हमने बात जानी थी कि नहीं जानी थी, हाँ या ना? तो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, इस बात का पहले तो मतलब जानेंगे कि दोस्तों ये हमारे एससीआर की तरह ही कितने परत वाली युक्ति है? 4 परत वाली युक्ति है। लेकिन ये एक ऐसी युक्ति है दोस्तों, जब इसको हम धनात्मक गेट पल्स देते हैं तो ये क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है, और जब ऋणात्मक गेट पल्स देते हैं तो ये क्या हो जाती है? ऑफ। लेकिन हमारे एससीआर में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि वर्तमान में एससीआर की जगह किसने ले ली है? जीटीओ ने ले ली है। क्योंकि हमें एससीआर को बंद करने के लिए एक परिपथ की आवश्यकता होती है। उस परिपथ को हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेशन सर्किट कहते हैं। कॉम्यूटेशन सर्किट का मतलब ये होता है कि एससीआर को ऑन से ऑफ करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? कॉम्यूटेशन प्रक्रिया कहलाती है। कॉम्यूटेशन को तुम हिंदी में क्या बोलते हो? दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन मतलब डायरेक्शन को बदलना, किसकी? धारा की। पहले पॉजिटिव में थी तो उसको क्या करना?
जीरो की ओर लेकर के जाना। तो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि SCR को ऑफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कॉम्यूटेशन प्रक्रिया कहलाती है। और उसके लिए जो परिपथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेशन सर्किट कहते हैं। तो कोई पूछे कि SCR में और GTO में मुख्य अंतर क्या है, तो दोस्तों जो GTO है इसमें क्या होता है कि कॉम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि SCR को बंद करने के लिए, ऑन से ऑफ करने के लिए कॉम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता होती है। क्लियर है कि नहीं है भाई? हमको कंट्रोल रूप से, जैसे ही हमारी धारा होल्डिंग धारा से नीचे जाएगी तो SCR क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और धारा को होल्डिंग धारा से नीचे ले जाने के लिए जो सर्किट चाहिए वो कौन सा कहलाता है, कॉम्यूटेशन सर्किट कहलाता है। लेकिन यहाँ एक एडवांस सुविधा है कि धनात्मक पल्स देंगे तो SCR क्या हो जाएगा, ऑन, और जब ऋणात्मक पल्स देंगे तो SCR क्या हो जाएगा, ऑफ। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, वर्ड गलत बोल दिया, 100% गलत बोल दिया है कि जब धनात्मक गेट पल्स देंगे तो GTO क्या हो जाएगा, ऑन, और ऋणात्मक गेट पल्स देंगे तो GTO क्या हो जाएगा, ऑफ। एक खास इसकी कमी, क्या कमी है साहब इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें हमें लगातार गेट पल्स देने की आवश्यकता होती है, लेकिन SCR में लगातार गेट पल्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो ऑन हो जाएगा तो गेट से उसका कंट्रोल क्या हो जाता है, खत्म। गेट को हटा दो तब भी SCR क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। जैसे कि हमारी गाड़ी है, सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो 5 लोग क्या लगाते हैं, पहले धक्का लगाते हैं, और जब ऑन होने के पश्चात में किसी के धक्का लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं। सेम चीज़ SCR के साथ में कि SCR को शुरू में ऑन करने के लिए क्या लगाना पड़ रहा है, धक्का, और अर्थात उसको क्या करते हैं हम, फायरिंग या ट्रिगरिंग करते हैं। जैसे ही वो ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही वो ऑन हो जाएगा उसके बाद में धक्का लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। अर्थात SCR के ऑन होने के पश्चात में गेट पल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन GTO के ऑन होने के पश्चात भी इसमें हम लगातार गेट पल्स की आवश्यकता होती है। तो कुछ कमी है, हाँ या ना? तो इसमें लॉस ज़्यादा होते हैं, किसकी तुलना में, SCR की तुलना में, ठीक है ना। तो कुछ पहले मोटी मोटी बातें लिखें, हाँ लिखो, तो लिखो। अब मैं आपसे पूछूं कि ये अर्ध नियंत्रित युक्ति है कि पूर्ण नियंत्रित है, तो जवाब आएगा सर पूर्ण नियंत्रित है। पल्स देंगे तो ऑन होगा, ऋणात्मक देंगे तो ऑफ होगा, तो दोनों चीज कंट्रोल में है। तो GTO कैसी युक्ति, एक पूर्ण नियंत्रित युक्ति है कि नहीं है, हाँ जी लिखो। GTO में 4 परत, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, PN 4 परत होती है। GTO एक पूर्ण नियंत्रित का मतलब अंग्रेजी में फुल्ली कंट्रोल्ड, पूर्ण नियंत्रित युक्ति है। पूर्ण नियंत्रित क्यों बोला है, क्योंकि धनात्मक गेट पल्स से इसे ऑन किया जा सकता है और ऋणात्मक गेट पल्स से इसे ऑफ किया जा सकता है। तो लिखो कि GTO, भाई अगर तुम तुलनात्मक भी लिखो तो ऐसे लिख सकते हो कि भाई GTO एक पूर्ण नियंत्रित युक्ति है, जबकि SCR एक अर्ध नियंत्रित का मतलब क्या होता है, हाफ कंट्रोल्ड, एक अर्ध नियंत्रित युक्ति है। SCR को जब तक ऑन करते हैं तब तक ही गेट पल्स की जरूरत पड़ती है, अर्थात जब तक SCR ऑन नहीं होता जब तक हमें क्या चाहिए, गेट पल्स चाहिए। ऑन होने के पश्चात SCR में गेट पल्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखो SCR में लगातार गेट पर या गेट पल्स का मतलब गेट पर सिग्नल देना ना, लगातार गेट पल्स की आवश्यकता
नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई, कोई पूछे तो? क्योंकि एक बार ऑन होने के पश्चात उसका गेट पर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो SCR में लगातार गेट पल्स की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि GTO में लगातार गेट पल्स की आवश्यकता होती है, एक बात और लिखो, SCR को धनात्मक गेट पल्स से ऑन किया जा सकता है, लेकिन ऋणात्मक गेट पल्स से SCR को ऑफ नहीं किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि SCR को ऑफ करने के लिए हमें एक अतिरिक्त परिपथ की जरूरत पड़ती है। हाँ, PU सॉरी गेट पल्स ही है भाई, इतनी तो हिंदी जानते होंगे। हाँ जी, तो आपको मैं ध्यान रखना, कहीं गलती से यूं मत समझ लेना गुरुजी भूल गए GTO लिखना था SCR लिख दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि SCR को तुम गेट पल्स दोगे तो ऑन हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव गेट पल्स दोगे तो SCR ऑफ नहीं होगा। SCR को ऑफ करने के लिए एक अलग से परिपथ काम में लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेशन सर्किट कहते हैं। नोट करके लिखना, एग्जाम में आया हुआ है, लिख लो। SCR को ऑन से ऑफ करने के लिए जो परिपथ, ये जय जलेबी है और ओ की मात्रा है, जो परिपथ काम में लेते हैं उसे, भाई नीचे का दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है ना। बोला ये है कि SCR को ऑन से ऑफ करने के लिए जो परिपथ काम में लेते हैं उसे कॉम्यूटेशन सर्किट, हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तन सर्किट, दिक् परिवर्तन सर्किट। और सर्किट समझ में नहीं आए तो परिपथ लिख लेना। तो कॉम्यूटेशन सर्किट काम में लेते हैं, स्टार मार के लिख लेना। ये बात कई बार एग्जामों में पूछ ली है कि SCR को ऑन स्थिति से ऑफ करने के लिए जो सर्किट काम में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेशन सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का पूरी का, कि SCR को ऑन किया जा सकता है, ऑफ करना हमारे बात बस की बात नहीं है। ऑफ करने के लिए तो एक अलग सर्किट चाहिए ना, पूरी डायरेक्ट सप्लाई को क्या करो, बंद करो। कई बार होता है ना कि हमें कुछ सेकंड के लिए इसको क्या करना है, ऑफ, तो कॉम्यूटेशन सर्किट लगा दो और फिर वैसे के वैसे वर्क करेगा। दूसरी बात यह है कि SCR को हम धनात्मक गेट पल्स से ऑन कर सकते हैं, अगर यदि इसे ऑफ करना है तो क्या चाहिए, कॉम्यूटेशन सर्किट चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा बल्कि और भारी काम है, यही कारण है कि आजकल इसका उपयोग हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, क्योंकि इसके स्थान पर कौन आ गया, GTO। GTO क्या है कि धनात्मक गेट पल्स देंगे तो GTO ऑन हो जाएगा और ऋणात्मक गेट पल्स पर क्या हो जाता है, GTO ऑफ हो जाता है। लेकिन कमी क्या रह गई कि यहाँ पर लगातार गेट पल्स की आवश्यकता होती है, किसमें, GTO में। ये एक लाइन SCR की फिर से मैंने लिखी है क्योंकि उस समय मैंने आपको कॉम्यूटेशन सर्किट के बारे में संबंध में बात नहीं की थी। तो ध्यान रखना, GTO में कॉम्यूटेशन सर्किट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लिखें, छापो।
लिखिए धनात्मक गेट पल्स से जीटीओ को ऑन किया जा सकता है, ऑन किया जा सकता है तथा ऋणात्मक गेट पल्स से जीटीओ को ऑफ किया जा सकता है। भैया ये किया है, ये किया सेल्टोस नहीं है कि आजकल किया की गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही है ना, KIA लिखा आता है ना गाड़ियों पर, आजकल ज़्यादा बिक रही है ना किया सोनेट, किया सेल्टोस। तो वो तभी आएगी जब आपकी नौकरी लग जाएगी। तो गाड़ी की तरफ मत सोचो, अभी तो कुछ काम करो, देन ही गाड़ी मिलेगी, ठीक है ना। फिर तो गाड़ी भी मिलेगी और कुछ साथ में और मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो धनात्मक गेट पल्स से जीटीओ को ऑन किया जा सकता है और ऋणात्मक गेट पल्स से जीटीओ को ऑफ किया जा सकता है। अर्थात जीटीओ में कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिख लो अर्थात या फिर अलग ही लिख लो इस लाइन को कि जीटीओ में कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। सर क्यों नहीं होती है? अरे सब जानते हो, जब ऋणात्मक गेट पल्स से खुद ही बंद हो रहा है तो इतना भारी भरकम सर्किट लगाने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ कम्यूटेशन सर्किट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पुट इट एज ए स्टार, तारा जो भी लगाना चाहो तुम, जो भी लगाओ, 7 स्टार 5 स्टार जो भी बनाना चाहो, तो कम्यूटेशन सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। कमी क्या है कि यहाँ पर गेट पर लगातार गेट पल्स की जरूरत पड़ती है। लिखो जीटीओ में लगातार गेट पल्स की आवश्यकता होती है। ऑन करने के पश्चात उसकी कैपेसिटी कम कर देते हैं। मान लो पहले 100 मिली एम्पियर चाहिए तो बाद में 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर चाहिए, लेकिन चाहिए गेट पल्स लगातार। समझ रहे हो कि नहीं? ऑन करने के लिए ज़्यादा चाहिए और ऑन करने के पश्चात मेंटेन करने के लिए तो जरूरत कमी पड़ेगी कि नहीं। तो वो वाली बात मैं नहीं लिख रहा हूँ कि ऑन करते समय ज़्यादा और बाद में लगातार होती है, उसमें वैल्यू को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन यूँ समझो कि गेट पल्स चाहिए क्या, लगातार जरूरत। ओके, जीटीओ में जब लगातार गेट पल्स जाएगी तो गेट में लगातार हानि होंगी कि नहीं होंगी। अर्थात जीटीओ में जो पावर लॉस होता है वो एससीआर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लिखो जिससे जीटीओ में पावर लॉस एससीआर से अधिक होता है। तो दोस्तों आजकल जैसे कि हम पहले डीसी टू डीसी जो हमारे पास में जो युक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, चॉपर में क्या काम में आते थे, पहले हम क्या काम में लेते थे, एससीआर। अब एससीआर अगर हम तुम काम में लोगे तो वहाँ कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको आजकल किससे रिप्लेस कर दिया है, जीटीओ से। तो आजकल हम जो हमारे पास में चॉपर्स हैं उस चॉपर्स में एससीआर के स्थान पर किसको काम में लेने लगे, जीटीओ को काम में लेने लगे। तो लिख लो इस लाइन को, वर्तमान में चॉपर में एससीआर के स्थान पर जीटीओ काम में लेते हैं। तो इसका उपयोग हम कंट्रोलिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो लिख लो इस बात का, जीटीओ का उपयोग, जीटीओ का उपयोग नियंत्रक परिपथ
थोड़ा बहुत नीचे का नहीं दिखता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वर्ड पूरे बोलता हूँ, उनको सुना करो। जीटीओ का उपयोग नियंत्रक परिपथ में किया जाता है। ओके, तो एक तो कहाँ काम में ले रहे हैं, एससीआर के स्थान पर जीटीओ को काम में लेते हैं चॉपर में। तो आप सभी लोगों को चॉपर के बारे में जानकारी होगी, यदि किसी ने पढ़ाया होगा पहले। तो चॉपर होता क्या है मेरे दोस्त, तो चॉपर डीसी को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। पक्की बात है सभी लोगों को, हाँ या ना। एक छोटी सी बात और रह गई, इसका प्रतीक। फिर प्रतीक दिक्कत करेगा तो बोलोगे गुरुजी प्रतीक तो पढ़ाया नहीं, सब कुछ पढ़ा दिया। तो ये लो प्रतीक भी झेल लो इसका, बाद में तुम्हारे मन में मलाल रहेगा। अभी तो बच्चों के मन में बहुत मलाल रहेगा, गुरुजी ये नहीं पढ़ाया, गुरुजी वो नहीं पढ़ाया, क्योंकि बच्चों की हलो फरमाइश पूरी थोड़ी होती है। तुम किसी भी बच्चे को 2 गुना भी पढ़ा दोगे ना, गुरुजी ये टॉपिक तो रह गया, इसलिए तुम्हारी हलो फरमाइश तो कभी पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है। और तुमने गलती से कहीं देख लिया गुरुजी एमसीटी नहीं पढ़ाया, गुरुजी एसआईटी नहीं पढ़ाया, अरे सिलेबस में नहीं है वो चर्चा, वो गेट का, आईएएस का और तुम्हारे इंजीनियरिंग सर्विस के सिलेबस की चीज़ें हैं। अब उसमें से तुम्हारे 2-4 क्वेश्चन ऐसे उल्टे पलटे पूछ लिए, गुरुजी ऐसे तो आजकल तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उस रोज़ कहानी सुनाई थी ना यूपीपीसीएल में, गुरुजी पीएलसी स्काडा आ रहा है। अरे पीएलसी स्काडा दुनिया को नहीं आ रहा, तुमको नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत है। तो कट ऑफ मान लो 20 नंबर का पीएलसी स्काडा आ रहा है, तो 180 में से ही बननी है अगर 200 का पेपर है तो फिर तुम क्यों लोड लेते हो। तुम 90% है चीज़ उस पर फोकस करो, और उस पर ध्यान कोई देता ही नहीं है। देखो 90% तो हमको आता है, और एग्जाम के बाद में पता लगता है कितना आता है तुमको। तो ये दोनों डायरेक्शन के हिसाब से कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं कभी कभार, ये गेट वाला टर्मिनल है, या कभी कभार इसी को ऐसे बना देते हैं डिज़ाइन में, ऐसे करके क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं कि ये भी क्या हो गया हमारा, किसका हो गया ये जीटीओ का प्रतीक है। या तो ये बना लो या फिर ये बना लो, एक ही बात है ना। तो ये जीटीओ का प्रतीक। ऐसे तो मैंने आपको बताया था, युक्ति तो और भी है, आरसीटी, एमसीटी, एलएससीआर, एसआईटी, एसआईटीएच, पीयूटी और एससीएस और एसआईसी। अभी तो 10-11 युक्ति और भी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन उनको पढ़ोगे तो ओरिजिनल को भूल जाओगे, पता ही नहीं लगेगा कौन से का उपयोग कहाँ करना है। एक आरसीटी की तुम्हारी ज़्यादा डिमांड है तो आरसीटी का देख लो। बाकी भैया मैं तो पूरी पढ़ता हूँ, तुम तो यही पढ़ते हो, हमारा तो पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या करें कि ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा, वो नुकसान करेगा। ओरिजिनल चीज़ है वो भूल जाओगे, तुम आरसीटी एमसीटी नई नई चीज़ें रटोगे और फिर एग्जाम में धराशायी। बाद में पता लगेगा गुरुजी जो चीज़ चाहिए थी वो तो तुमने पढ़ाई नहीं, बेफालतू का कचरा दे दिया हमको। चलो एक छोटा सा टॉपिक और डाल लो, आरसीटी तुम्हारा ज़्यादा रहता दिमाग में कि गुरुजी ये पूछ लिया यूपीपीसीएल में, कई जगह पूछ लिया, आरसीटी नहीं बताते हो। कई बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास में, गुरुजी आरसीटी तो पढ़ा ही देना कम से कम। अरे आरसीटी कौन से वो बोलते हैं ना कि खतरनाक चीज़ है जो तुमको नहीं आ सकती हो, बच्चों का खेल है, 2 लाइन की चीज़ है। पहले तो तुम्हारी एग्जाम में जो पूछा है आरसीटी के बारे में, सिर्फ ये पूछा है कि आरसीटी की पूर्ण फॉर्म क्या होती है, तो 100 में से 99 को तो यही नहीं आती अभी। आरसीटी, आर का मतलब होता है रिवर्स, और सी का मतलब होता है कंडक्टिंग, और टी का मतलब होता है थायरिस्टर। कई बच्चे इसी को रिवर्स कंडक्टिंग सही कर देंगे या ट्रांजिस्टर कर देंगे। ये कौन से परिवार का सदस्य है, थायरिस्टर परिवार का सदस्य है। पक्की बात है कि नहीं है। तो दोस्तों आरसीटी की पूर्ण फॉर्म क्या होती है, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा थायरिस्टर जो पश्च बायस में भी वर्क कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, तो देखो कि हम क्या लगाते हैं इसमें रियल में, एक क्या हम लगा देते हैं, ये मान लो मेरे पास में क्या हो गया, एससीआर हो गया, एससीआर हाँ या ना। तो दोस्तों एससीआर के विपरीत समांतर में क्या जोड़ दिया जाए, एक डायोड जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार बनी युक्ति क्या कहलाती है मेरे दोस्त, आरसीटी कहलाती है। हो गया खेल खत्म। तो एक बायस में ये काम करेगा तो रिवर्स बायस में ये काम करेगा कि नहीं करेगा, इसने हम बोलते हैं रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। अब हो गया मल का मलाल पूरा, हाँ या ना। तो लिख लो इस बात को, आरसीटी में ध्यान रखना
ट्रायक में 2 SCR होते हैं, डायक में 2 डायोड होते हैं, और यह एक SCR और एक क्या है, डायोड है। ये तो क्या है, SCR है, और ये क्या है, डायोड है। ऊंच नीच मत कर देना एग्जाम में कि नहीं सर ऐसा कुछ पढ़ा तो था, चलेगा। तो लिखो RCT में एक SCR तथा एक डायोड विपरीत समांतर में लगे हुए होते हैं। RCT में एक SCR तथा एक डायोड विपरीत समांतर में लगे हुए होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो जिसकी वजह से क्या कर सकता है, थायरिस्टर पश्च बायस में भी क्या कर सकता है, धारा का चालन लगे हुए होते हैं, जिससे RCT पश्च बायस में भी कार्य कर सकता है। पक्की बात हो गई कि नहीं हो गई? तो ये एक ध्यान रखना, कोई पूछे सर प्रतीक क्या, ये प्रतीक ही है, ये खुद अपने आप में प्रतीक है, ये इनबिल्ट होता है, अंदर ही अंदर होता है ऐसे मामला, ठीक है ना। तो ये मामला किसका है, RCT का। फिर भी आपको कोई और का चाहिए तो मुझसे बोल देना, उसका भी वीडियो बना देंगे। किसी की इच्छा होगी सर MCT के बारे में बताओ, सर SIS के बारे में बताओ, सर SCS के बारे में बताओ, सर SITH के बारे में बताओ, सर LASCR के बारे में बताओ, या इसके अलावा और भी PUT के बारे में बताओ, तो आपको अगर इसकी भी आलो फरमाइश चाहिए ना तो बोल देना, इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी जो बच्चे टेक्निकल हेल्पर DRDO इसरो की तैयारी करते हैं, मेरे अनुसार ये सब कचरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम में से कोई ज्ञानी है और चाहिए तो मैसेज कर देना, इसका भी बना करके दे देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो पूरा पढ़ते और पढ़ाते भी हैं, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए डोज काफ़ी है आई थिंक, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही, सुनने के लिए थैंक यू।